प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पीएसपी के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रभात ज्ञान कोश की इस सीरीज में हम आपको डेली न्यूज़ एनालिसिस अर्थात डीएनए के तहत भारत, विश्व और राजस्थान का करंट अफेयर्स रोजाना आपके साथ में शेयर करते हैं। आज जो हम लोग यहाँ पर हमारी सबसे पहली जो महत्वपूर्ण खबर है वो संबंधित है नाटो से। और नाटो से संबंधित जो ये खबर है, जो आज की प्रमुख खबर है वो क्या है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा संगठन है जो अमेरिका ने अपने अन्य जो उसके सहयोगी देश थे उनके साथ में एक संगठन बनाया है। और दोस्तों, ये जो संगठन है वो एक प्रकार का सैन्य संगठन है जो उन लोगों को प्रोटेक्शन देता है। तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में 9 से 11 जुलाई 2024 तक राष्ट्रपति जो बिडेन के द्वारा नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया जा रहा है। कब आयोजित किया जाएगा? 9 से 11 जुलाई तक। और इसमें एक नए सदस्य के रूप में किसको शामिल किया जा रहा है? तो नया सदस्य स्वीडन को बनाया जा रहा है। ठीक है, अब अभी जो ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का यूएसए में वाशिंगटन में, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अभी आप लोगों को पता है यूक्रेन और रूस के बीच में जो है वो जंग जारी है। तो यूक्रेन के पक्ष में समर्थन के लिए जो है वो ये महत्वपूर्ण रूप से इसमें एक प्रमुख एजेंडा है वो ये रहने वाला है। और इसमें सैन्य, राजनीतिक और वित्तीय सहायता यूक्रेन के लिए कैसे बढ़ाई जाए उन घोषणाओं को शामिल किया जा सकता है। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों वो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 से संबंधित है। और इसमें दुनिया के 10 प्रमुख स्वच्छ देशों की सूची में एक देश को जोड़ा गया है और वो देश कौन सा है? एस्टोनिया है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे स्वच्छ देश पर्यावरण के दृष्टिकोण से पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के अकॉर्डिंग कौन सा देश है? एस्टोनिया है। उसके बाद में लग्जमबर्ग है। तीसरा स्थान किसका आता है? जर्मनी का आता है। चौथा स्थान किसका आता है दोस्तों? फिनलैंड का आता है। पांचवा स्थान किसका आता है? यूनाइटेड किंगडम का आता है, यानी यूके का आता है। तो सबसे इसमें जो अगर आप लोग देखोगे तो पर्यावरण की दृष्टि से 10 प्रमुख स्वच्छ देशों में सबसे टॉप पर देश कौन सा है? एस्टोनिया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से चर्चा करेंगे अगली खबर की तरफ। और अगली खबर आप लोगों के WIPO यानी कि वीपो से संबंधित है। और ये वीपो किससे संबंधित है? तो ये विश्व इंटेलेक्चुअल है ना, वर्ल्ड बौद्धिक संपदा संगठन है। ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। और इसने घोषणा की है कि चीन स्थित संगठनों ने, मतलब चीन में जो भी संगठन है, उन्होंने पिछले दशक में, पिछले 10 सालों में जनरेटिव AI से संबंधित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित सबसे अधिक पेटेंट दायर किए हैं। बहुत महत्वपूर्ण खबर है। और इसमें और अन्य शीर्ष देश कौन कौन से? 4, जिन्होंने बहुत ही ज्यादा AI पेटेंट दायर किए हैं। उसमें एक तो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा देश कौन सा है? कोरिया। ठीक है, तीसरा देश कौन सा है? जापान। और चौथा देश कौन सा है? देखो दोस्तों, हमारा भारत। तो इनके साथ में चाइना भी शामिल हो चुका है। तथा चीन जो है उसने जो है इन 10 वर्षों के अंदर सबसे अधिक जनरेटिव AI को पेटेंट करने वाले देश के रूप में अपना स्थान सुरक्षित किया है। अब दोस्तों, आज की अगली खबर जो है वो मेक्सिको की एलिसा डी एंडा माद्रोजा से संबंधित है। उन्होंने जो है वो 2 साल के कार्यकाल के लिए इनको जो है FATF का सदस्य, यानी यूँ कह सकते हो FATF का अध्यक्ष बनाया गया है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और ये FATF जो है वो विश्व के ऐसे देश जो आतंकवाद को प्रश्रय देते हैं तथा जो वित्तीय अनियमितता करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, इस प्रकार के देशों पे नकेल कसने के लिए एक संगठन का निर्माण किया गया जिसको अपन FATF कहते हैं। और इस FATF की अध्यक्षता कौन संभालेगी? मेक्सिको की एलिसा डी एंडा माद्रोजा। तो ये मेक्सिको की एलिसा डी एंडा माद्रोजा हैं। ठीक है, जिन्होंने सिंगापुर के श्री टी राजा कुमार का स्थान लिया है। और ये अब से FATF की 2 साल तक अध्यक्ष रहेंगी। 2024 से लेकर के 2026 तक ये अध्यक्षता करने वाली।
अगली जो खबर है दोस्तों वो बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। और बैडमिंटन में भारतीय शटलरों ने पश्चिमी हिंद महासागर में फ्रांसीसी विदेशी विभाग रीयूनियन की राजधानी सेंट डेनिस में आयोजित सेंट डेनिस रीयूनियन ओपन 2024 में पुरुष और महिला एकल का खिताब जीता है। पुरुष एकल में भारत के जो है थारुन मन्नेपल्ली ने जापान के यूदाई ओकिमोटो को हराया, ठीक है, और अपना खिताब जीता है। अब फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगली जो खबर है वो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है, और आप लोगों को जो ये युद्धक टैंक दिख रहा है दोस्तों, ये युद्धक टैंक का नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों जोरावर। क्या नाम है इसका? इस टैंक का लाइट टैंक है ये, और इसका जोरावर नाम है। और दोस्तों इस जोरावर का निर्माण किसने किया है? भारत के DRDO, ठीक है, रक्षा अनुसंधान संगठन ने, और लार्सन एंड ट्रूबो। तो DRDO एक तो आपके हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया दोस्तों? लार्सन एंड ट्रूबो, ठीक है। तो लार्सन एंड ट्रूबो तथा इस DRDO के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित जोरावर लाइट टैंक का अनावरण किया गया है, जिसका उद्देश्य उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना है। पूरी तरह से स्वदेशी ये जोरावर टैंक है दोस्तों। और एक आपको मैं खासियत बता देता हूँ कि इसको चाइना की बाउंड्री के पास में तैनात किया जाएगा, और इसकी ये बहुत बड़ी विशेषता है कि ये सीधी चढ़ाई कर सकता है। किसी भी प्रकार की चोटी के ऊपर सीधी चढ़ाई करने में सक्षम है, और दुश्मन को पूरी तरह से जवाब देने में सक्षम है। और ये भारतीय सेना के लिए आने वाले समय में जो है वो बहुत ही बड़ा कारगर साबित होने वाला है। इसमें मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जनरल जोरावर सिंह करके एक भारतीय सेना के जनरल हुए हैं, जिनके नाम पर इस टैंक को लद्दाख, सिक्किम और कश्मीर में तैनाती की जाएगी। और जोरावर सिंह ने जो है वो 1962 के युद्ध में चाइनीज सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। अब फिर अगली जो हमारी आज की महत्वपूर्ण खबर है वो संबंधित है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है वो एक योजना को लॉन्च किया है। अब हमारी जो आज की अगली खबर है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए इलेक्ट्रिक साइकिलों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमों के लिए सतत परिवहन के लिए कंजर्वेशन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। और इस समझौता ज्ञापन में खास करके ग्रामीण महिलाओं को जो है वो इलेक्ट्रिक साइकिलों की शुरुआत के माध्यम से ग्रीन मोबिलिटी तक पहुंच प्रदान करना है, ठीक है। ये इसकी एक दीनदयाल अंत्योदय योजना को शुरू किया गया है। अगली जो खबर है महाराष्ट्र से रिलेटेड है दोस्तों, और महाराष्ट्र से रिलेटेड ये है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को नई दिल्ली में एक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और वो पुरस्कार किससे संबंधित होगा? वो पुरस्कार होगा कृषि से संबंधित। तो सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? 2024 में महाराष्ट्र को प्रदान किया गया है, और ये हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो फिर आप लोगों के एशियाई बिलियर्ड्स से संबंधित है। और एशियाई बिलियर्ड्स खेल परिसंघ के द्वारा सऊदी अरब के रियाद में एक जो है वो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, और इस रियाद में जीत किसको हासिल हुई? तो जीत हासिल हुई है ध्रुव सीतवाला को। तो तीसरा एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जो है वो किसने जीता है? ध्रुव सीतवाला ने जीता है। और ध्रुव सीतवाला ने पंकज आडवाणी को हराकर सऊदी अरब के रियाद में जो है एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती। तो एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीतने वाले इस व्यक्ति का नाम क्या है? इसका नाम है ध्रुव सीतवाला। क्या नाम है इसका? ध्रुव सीतवाला। उसके बाद में हम कुछ और राजस्थान जीके के कुछ प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे। इसमें एक तो बनास नदी है। बनास नदी किन जिलों से होकर के गुजरती है? ठीक है, तो बनास नदी किन जिलों से होकर के गुजरती है? तो एक तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि नाथद्वारा, उसके बाद में राजसमंद, उसके बाद भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर और रामेश्वरम में जा करके और फिर ये चंबल नदी से मिल जाती है, ठीक है। अच्छी वर्षा वाले मध्यम अरावली पर्वतीय क्षेत्र से निम्न वर्षा वाले मरु प्रदेश की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो लूनी नदी है दोस्तों, है ना, जो कि अजमेर से शुरू होती है और फिर उसके बाद नागौर, उसके बाद पाली, जालोर, जोधपुर, वहाँ से होकर के ये नदी निकल जाती है। तो उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर के निम्न वर्षा वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? वो नदी है आपके लूनी नदी। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया रामेश्वरम, सवाई माधोपुर, वहाँ पर 3 नदियों का संगम है। और वो 3 नदियाँ कौन कौन सी हैं? बनास है, चंबल है और सीप है। बनास की सहायक नदी कोठारी है,
और कोठारी का उद्गम कहाँ से होता है? दिवेर राजसमंद से होता है। ठीक है, नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? तो फतेह सागर झील में नेहरू गार्डन स्थित है। राजस्थान की किस झील का क्षेत्र समुद्र तल से नीचा है? समुद्र तल से नीचा कौन सी झील है? सांभर। और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? नक्की झील। श्रावण मास में राजस्थानी स्त्रियां झूला झूलते समय कौन सा गीत गाती हैं? तो झीला झूलते समय हिंडोलिया गीत गाती हैं। बालक के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला होलर गीत को क्या कहते हैं? जच्चा गीत भी कहते हैं। बालक का जब जन्म होता है तब जो है एक गीत गाया जाता है, उसको होलर गीत कहते हैं और उसी को जच्चा गीत भी कहते हैं। ये गीत स्त्रियों द्वारा पानी भरने जाते समय गाया जाता है राजस्थान में, तो इसको क्या कहते हैं? ईडूणी, है ना। तो स्त्रियां जब पानी भरने के लिए जाती है तो वो अपने सर पे जो रखती हैं कपड़े का, है ना, गोल गोल जिस प्रकार का वो रखती है और इसके ऊपर एक मटका रखती है, उसको ईडूणी कहते हैं। तो ये ईडूणी गीत गाया जाता है। किस गीत में चीरमी पौधे को संबोधित करके बाल ग्राम वधू द्वारा अपने भाई व पिता के इंतजार में उस मनोदशा का वर्णन किया गया है कि एक बाल वधू है, उसका भाई और पिता जब आएंगे तो किस प्रकार से जो है उसके मन में क्या उत्कंठा रहती है, उसको इस चीरमी गीत के द्वारा जो है वो चीरमी पौधे को संबोधित करके और ये गीत गाया जाता है। अब हम लोग आज बात करेंगे मैप ऑफ द डे में, और मैप ऑफ द डे में आज हम लोग जो है वो बात करेंगे लिथियम के भंडार कहाँ कहाँ पर है। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सलाल हैमाना क्षेत्र में लिथियम के भंडार जो है वो खोजे हैं। तो जम्मू कश्मीर का जो ये क्षेत्र है उस क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र है जो आपको याद रखना है? और वो है सलाल हैमाना। और इस सलाल हैमाना के अंदर जो है वो सर्वाधिक लिथियम के भंडार प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अगर अपन लोग देखें तो कर्नाटक के मांड्या जिले के मार्लागल्ला क्षेत्र में भी लिथियम के भंडार दिखाए गए हैं। तो यहाँ अगर अपन लोग देखते हैं तो कर्नाटक जो है, ठीक है, उस कर्नाटक के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ कर्नाटक का जो भी क्षेत्र है, इस कर्नाटक के क्षेत्र में अगर अपन देखें तो मांड्या जिले के मार्लागल्ला क्षेत्र में भी लिथियम भंडारों की उपस्थिति दिखाई दी है। उसके अलावा अन्य कुछ साइटें हैं जिसमें राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश में अभ्रक बेल्ट है, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में पेगमाइट बेल्ट है और गुजरात में कच्छ का रन है। और लिथियम के भंडार मिलना भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि जो भी अभी इलेक्ट्रिक वाहन है उसमें जो बैटरी का उपयोग किया जाता है उसमें लिथियम का उपयोग किया जाता है, और वही लिथियम जो है वो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। फेज ऑफ द डे में दोस्तों हम लोग आज बात कर रहे हैं प्रसिद्ध वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिकों में शामिल किया गया है तथा उन्होंने खगोल भौतिकी और भौतिकी और अनुप्रयुक्त गणित में सराहनीय कदम उठाया है। और इसीलिए भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो वो क्या नाम है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनको जो है वो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये आज के पर्सन ऑफ द डे थे। उसके बाद में हम लोग जो है बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण करंट की बात कर लेते हैं। इसमें राजस्थान करंट में राज्य में पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए कृषि विभाग द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए कृषि विभाग राजस्थान में एक अभियान चला रहा है और उस अभियान का नाम है एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान। क्या नाम है दोस्तों इसका? एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान इसका नाम है। 16वीं राजस्थान विधानसभा के द्वितीय सत्र में किसकी पहल पर पर्ची पद्धति को पुनः प्रारंभ किया गया है? अभी जो राजस्थान की विधानसभा चल रही है वो कौन सी है? 16वीं। और इसमें पर्ची के माध्यम से प्रश्न पूछने की जो प्रथा बंद हो गई थी उसको द्वितीय सत्र में पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। और स्पीकर कौन है? वासुदेव देवनानी। तो इनकी पहल पर इसको शुरू किया गया है। शिक्षा मंत्री अभी कौन है? मदन दिलावर है। ठीक है, इन्होंने कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के अभिभावकों के लिए किस कैलेंडर का विमोचन किया है? तो निपुण कैलेंडर। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निपुण कैलेंडर का विमोचन जो है वो हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया है। और ये कौन से अभिभावकों के लिए किया गया है? 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों के अभिभावक के लिए किया गया है। देश में एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के संचालन में बाल नशा मुक्ति के लिए कौन से जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो झुंझुनू जिले को एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान में सर्वश्रेष्ठ भूमिका अदा करने के कारण झुंझुनू को जो है वो सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति यानी ST वर्ग के किसानों के लिए प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड निर्माण हेतु कितने रुपये की अनुदान राशि दी जा रही है? तो 1.20 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे ST वर्ग के किसानों को प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड के निर्माण के लिए। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? राहेल रिप्स।
ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो है वो इंडिया करंट अफेयर से संबंधित है। तो यूके में अभी सरकार बदली है और स्कीमर जो है वहाँ के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो उन्होंने वित्त मंत्री किसको बनाया है? तो राहेल रीव्स को बनाया है। ये पहली महिला वित्त मंत्री होंगी। डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर विकसित किया है? तो मैंने आपको बताया लार्सन एंड ट्रूबो के साथ मिलकर। शंघाई सहयोग संगठन के बारे में मैंने आपको बात की थी, SHO शंघाई सहयोग संगठन। और इसमें नए सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? बेलारूस शामिल हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया और ये उदयगिरी गुफा ओडिशा में स्थित है। स्पेन ग्रां प्री की विमेंस चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों, स्पेन की ग्रां प्री की विमेंस चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रकार से दोस्तों आज हमने भारत, विश्व और राजस्थान के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ में मैप ऑफ द डे और फिर पर्सन ऑफ द डे पर और राजस्थान जीके के कुछ प्रश्नों पर चर्चा की। उम्मीद है हमारा ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और शुक्रिया।